नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन चैनल माई अब गुरु में। मैं योगेश आपके समक्ष लेकर आया हूँ आपका जो जीके का मॉडल पेपर नंबर 11, जिससे कि 10 मॉडल पेपर आपके ऑलरेडी हो चुके हैं, जो कि प्लेलिस्ट बना दी गई है चैनल पे, आप देख सकते हैं। और 4 स्टैटिक जीके की क्लास भी हो चुकी हैं, जिसमें आपके 10 नंबर के संपूर्ण सिलेबस को कवर किया गया है। स्टैटिक जीके की जो 4 क्लासें हुई हैं, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। मैं आपको यही सलाह देता हूं कि इसे ज़रूर देखें। अगर आपने चारों वीडियो देखी हैं तो उन्हें दोबारा रिवाइज ज़रूर करें, क्योंकि एक बार जो ह्यूमन दिमाग है वो एक बार में क्लिक नहीं करता है। अगर आप बार बार पढ़ेंगे तभी आपको याद होता है। ऐसा तो है नहीं कोई आइंस्टीन या वो है तो एक बार में ही सब कुछ याद हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आप ज़रूर रिवाइज़ करते रहें, और पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो रिवाइज़ करने से ही आती है। तो आज जीके का मॉडल पेपर नंबर 11 है, जिसे हम आज करेंगे। तो आप सभी तैयार हैं? तो चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर, अपने पहले प्रश्न पर। आज के हमारे पहले प्रश्न पर जाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे हमारे जो आने वाले नोटिफिकेशन हैं वो भी आपको समय समय पर मिलते रहें। चलिए चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न पर। हमारा आज का पहला प्रश्न है कि किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी? ए ऑप्शन है आपका गुरु हरगोविंद, बी ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, सी ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव, डी ऑप्शन है गुरु तेग बहादुर। तो आप सभी बताइएगा। जो राजकुमार खुसरो था ये जहांगीर का पुत्र था, ये भी आपको याद रखना है, जहांगीर का पुत्र था। और जिस जहांगीर के जो पुत्र की जो सहायता की थी वो की थी गुरु अर्जुन देव ने, जिसके एवज में जहांगीर ने अर्जुन देव की हत्या कर दी थी। और ये अर्जुन देव हैं, ये 5वें सिख गुरु थे, ये भी आपको याद रखना है। इनकी जहांगीर ने हत्या करवा दी थी, ये भी याद रखना है। अगर मैं बात करूं गुरु तेग बहादुर की, तो ये सिखों के 9वें गुरु थे। और इनकी हत्या किसने कराई थी? तो इनकी हत्या करवाई थी औरंगजेब ने, ये भी आप याद रखें। औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी थी। चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? ये चांदी का टका जारी हुआ था, इसी के साथ एक जारी हुआ था तांबे का जीतल, ये भी आपको याद रखना है, तांबे का जीतल नामक सिक्का। वो भी इन्हीं बादशाह ने करवाया था। तो आप सभी को बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन है इल्तुतमिश, बी ऑप्शन है रजिया, सी ऑप्शन है आपका अलाउद्दीन खिलजी, डी ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक। रजिया सुल्तान की अगर बात करें तो ये पहली मुस्लिम महिला शासक थी, पहली महिला शासक। पहली महिला शासक, ये भी आपको याद रखना है, जो कि कब से कब तक थी? तो ये बनी थी 1236 ईस्वी में, ये भी आपको याद रखना है, 1236 से 40 तक, ये याद रखना है। और ये जो चांदी का टका और तांबे का जीतल नामक सिक्का है, ये जारी किया था आपके इल्तुतमिश ने। अलाउद्दीन के बारे में आपको याद रखना है। जो अलाउद्दीन थे, इसने हुलिया तथा दाग प्रथा का आरंभ किया था, सैनिकों का हुलिया, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, सैनिकों का हुलिया और घोड़ा दाग प्रथा, और घोड़ा दाग प्रथा, ये भी याद रखना है, घोड़ा दाग प्रथा भी इसने चालू की थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? प्रांतपति या प्रांतिक भी कहते हैं। प्रांतिक मतलब होता है गवर्नर, मतलब एक जो राज्य होता है उसका जो सर्वोच्च कमांडर होता है उसे कहते हैं प्रांतिक। उस समय जो पर्णदत्त था उसे किसने बनाया था? ए ऑप्शन है आपका चंद्रगुप्त मौर्य, बी ऑप्शन है रुद्रदामन, सी ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, और डी ऑप्शन है आपका स्कंदगुप्त। अगर मैं बात करूं चंद्रगुप्त मौर्य की, तो ये मौर्य वंश के संस्थापक हैं, ये भी आपको याद रखना है, मौर्य वंश के संस्थापक। और इन्हीं का पौत्र था अशोक। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो इन्हें ही इतिहास में विक्रमादित्य कहते हैं।
ये भी आप याद रखें, विक्रमादित्य। और ये किस वंश से संबंधित हैं, तो ये हैं आपके गुप्त वंश से संबंधित। और इसका सही आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त भी गुप्त वंश से संबंधित हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा, याद रखिए आप सभी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। ये क्वेश्चन मैं पहले ही बता चुका हूँ, आप 2 बार मैं आपको बता चुका हूँ, मुझे अच्छी तरीके से याद है। तो ए ऑप्शन है आपका आनंद, बी ऑप्शन है राहुला भ्रद, सी ऑप्शन है मक्खली गोसाल, डी ऑप्शन है उपाली। इसका सही आंसर क्या होगा, आप बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन मैं पहले 2 बार बता चुका हूँ, तो इसका आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स में, याद रखिएगा। तो इसका जो जवाब है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मैं 2 बार पहले ही बता चुका हूँ। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है। तो बताना है आप सभी को। ए ऑप्शन है आपका कालीबंगन, बी ऑप्शन है हड़प्पा, सी ऑप्शन है लोथल, डी ऑप्शन है आलमगीरपुर। अगर कालीबंगन की बात करें तो मैंने कल स्टैटिक जीके की जो क्लास ली थी, आज 3 बजे वाली क्लास में मैंने कालीबंगन का जिक्र किया था। यहाँ से क्या क्या मिला है वो आप सभी ने देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो ज़रूर देखें ये क्लास। कालीबंगन कहाँ पर है, ये आपका राजस्थान में है, याद रखिए। लोथल आपका गुजरात में है। और लोथल को क्या कहते थे, इसे कहते थे सिंधु सभ्यता का ये बंदरगाह शहर था। यहाँ से याद रखिए, जो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह शहर था वो था लोथल। आलमगीरपुर की बात करें तो ये मेरठ उत्तर प्रदेश में है, मेरठ उत्तर प्रदेश में, याद रखिए। और जो अब पाकिस्तान में है वो है आपका हड़प्पा, जो कि रावी नदी के तट पर है, याद रखिए। रावी नदी के तट पर है, याद रखिए। ये आप पाकिस्तान में है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो हैं पर इंजन नहीं है। तो ये कथन किसने कहा था। ए ऑप्शन है आपका जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, डी ऑप्शन है आपका महात्मा गांधी, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन है आपका सुभाष चंद्र बोस। तो इसके बारे में बताइएगा ये किसने कहा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था कि यह एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। तो 1935 का अधिनियम भी आपके सिलेबस में अलग से ही दे रखा है उन्होंने, तो इसके बारे में भी याद रखिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा क्या क्या किया गया था, उसके बारे में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन है सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का विस्तार किया गया था, बी ऑप्शन है आपका देसी राजाओं के अधिकारों को सीमित किया गया था, सी ऑप्शन है सभी राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना हुई, और डी ऑप्शन है आपका बर्मा को भारत से अलग किया गया। तो ये बताइए, जो बर्मा को भारत से अलग किया गया था वो कब किया गया था। तो वो किया गया था 1935 के अधिनियम के द्वारा। 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था, ये तो याद रखिए। तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। जो 1919 का भारत शासन अधिनियम था, इसे क्या कहते थे, इसे कहते थे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ये भी आप याद रखिए, चेम्सफोर्ड सुधार। क्योंकि उस समय चेम्सफोर्ड कौन थे, तो ये वायसराय थे और मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे। तो इसके द्वारा जो सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल है इसका विस्तार किया गया था, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था। तो सांप्रदायिक जो इसी में जो आगे दिया गया है, सांप्रदायिक पंचायत जो आया था, मैंने बताया था 1932 में, जो 16 अगस्त 1932 को जो सांप्रदायिक पंचायत आया था, जिसे कि जो आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर जी हैं उन्होंने स्वीकार कर लिया था। और बाद में जो अम्बेडकर और गांधी जी के बीच सांप्रदायिक पंचायत के लिए समझौता हुआ था, उसके बारे में भी मैंने कल बताया था। तो ये जो सांप्रदायिक पंचायत है इसे किसने पारित किया था,
तो वो आपको बताना है। तो ये हो जाएंगे रैमजे मैकडोनाल्ड, याद रखिएगा। रैमजे मैकडोनाल्ड जी अंग्रेज उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, तो इन्होंने ही सांप्रदायिक पंचाट पारित किया था, याद रखना है आप सभी को। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। और ये इसके बारे में एक बात और ध्यान रखिए, जो सांप्रदायिक पंचाट को लेकर जो गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच समझौता हुआ था, वो कब हुआ था? ये हुआ था आपका 24 सितंबर, क्योंकि ये डेट पूछी जाती है, 24 सितंबर 1932 को। इसे कहते हैं पूना पैक्ट। ये भी आपको याद रखना है, पूना पैक्ट हुआ था, जिसमें कि गांधी जी की तरफ से कौन थे? तो गांधी जी की तरफ से एम मालवीय थे, मालवीय, और अंबेडकर की तरफ से अंबेडकर थे, जो कि पुणे की यरवर्दा जेल में हुआ था, याद रखना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम क्या था? ए ऑप्शन है आपका साइमन कमीशन, बी ऑप्शन है हंटर समिति, सी ऑप्शन है आपका रेमंड कमीशन, डी ऑप्शन है लिनलिथगो कमीशन। तो इसके बारे में बताना है आपको। तो मैं बताता हूँ, जलियांवाला जो हत्याकांड हुआ था, ये कब हुआ था? आप सभी को पता है, ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। सभी को पता है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और इसके एवज में जो समिति गठित की गई थी, वो कौन सी थी? तो ये थी आपकी बी ऑप्शन हंटर कमीशन, याद रखना है, हंटर कमीशन गठित की गई थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो बंग भंग के बाद बंगाल विभाजन, इसे बंग भंग को ही बंगाल विभाजन कहते हैं, याद रखिए, जो कि कब हुआ था? ये हुआ था 1905 ईस्वी में। और 1905 में किसने किया था? तो ये किया था कर्जन ने, बंगाल का उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड कर्जन, सॉरी वायसराय। तो इसके बारे में याद रखिए। यहाँ मैंने साइमन कमीशन और लिनलिथगो कमीशन के बारे में क्यों नहीं बताया? क्योंकि साइमन कमीशन के बारे में मैं कई बार बता चुका हूँ, तो इसलिए बार बार एक ही क्वेश्चन की व्याख्या करना ठीक नहीं होता, उसमें समय भी बर्बाद होता है और आप सभी को पता भी है, इसलिए अगले क्वेश्चन पे चला आया। तो जो बंगाल विभाजन के बाद जो आंदोलन शुरू हुआ था, वो कौन सा था? तो वो था आपका स्वदेशी आंदोलन, याद रखिएगा, जो कि कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था 7 अगस्त 1905 ईस्वी को, जो कि कहाँ शुरू हुआ था? तो ये कोलकाता में शुरू हुआ था, याद रखिए, कोलकाता में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो ये 1930 में शुरू हुआ था, ये भी आप याद रखिए, जो कि गांधी जी ने साबरमती से दांडी तक की यात्रा की थी और नमक कानून को तोड़ा था। असहयोग आंदोलन की बात करें तो ये 1920 में शुरू हुआ था, 1 अगस्त 1920 को। और भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो ये 1942 में शुरू हुआ था, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से आपको मिलाने के लिए भी दे सकता है कि कौन सा सही सुमेलित है, कौन सा नहीं है, इसलिए यहाँ से सारे फैक्ट याद रखिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है, लगभग कितना पानी से ढका है? तो ये बताना है। ए ऑप्शन है आपका 1/4, बी ऑप्शन है आधा, सी ऑप्शन है 2/3, डी ऑप्शन है 3/5, 3/5 भाग। तो पृथ्वी की सतह पर कितना पानी है बताइए आप सभी? तो ये हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, 2/3 भाग। 2/3 भाग पर पृथ्वी के पानी है। और यहीं से आप से अगर पूछ ले कि कितना स्थलमंडल है, यहाँ पे पानी से ढका ना कहते, स्थलमंडल कहता, तो आपका हो जाता 1/3। 1/3 भाग स्थलमंडल है, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, कैसे भी, तो आप सभी को हर एंगल से याद रखना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि लातूर किस प्रांत में है? लातूर पूछा गया है। ए ऑप्शन है आपका आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है गुजरात, डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो लातूर किस जगह है बताइए आप सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। लातूर में क्या है? तो यहाँ कोयना बांध है, ये भी याद रखिए आप, कोयना बांध, जो कि लातूर महाराष्ट्र में है। और यहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ 1993 में लातूर में विशाल भूकंप आया था, ये भी आपको याद रखना है। सन 1993 ईस्वी में
भूकंप के कारण काफ़ी तबाही हुई थी, इसलिए ये प्रसिद्ध है। तो आपको याद रखना है लातूर महाराष्ट्र में, एक तो कोयना बांध भी याद रखना है और ये भूकंप के लिए भी प्रसिद्ध है, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। तो पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है? ए ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, बी ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, सी ऑप्शन है पंजाब, डी ऑप्शन है उत्तराखंड। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है, इसका सही आंसर जम्मू कश्मीर हो जाएगा। कई बार मैंने पढ़ाया है, पीर पंजाल दर्रा भी है, वो भी जम्मू कश्मीर में है आपका। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में से साक्षरता सबसे कम थी। तो किस राज्य की साक्षरता सबसे कम थी, तो वो बताना है आप सभी को। तो ये हो जाएगी आपकी बिहार की साक्षरता सबसे कम थी। अगर सबसे ज़्यादा की बात करूं, सबसे ज़्यादा की, तो सबसे ज़्यादा कहाँ की थी, तो वो थी केरल की। ये भी आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा पूछे तो केरल और सबसे कम पूछे तो बिहार की, ये याद रखना है आप सभी को। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? जिसने आर्थिक सुधार किए उसका जनक किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है आपका जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन है इंदिरा गांधी, सी ऑप्शन है मनमोहन सिंह, डी ऑप्शन है पीवी नरसिम्हा राव। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इससे क्वेश्चन पहले भी आपके पीईटी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मार्क करके चलिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फिर से पूछा जा सकता है। 2021 में जो पीईटी का आपका एग्ज़ाम हुआ था, उसमें आपके जो प्रश्न पूछा गया था वो था कि जो 73वां 74वां जो संविधान संशोधन हुआ है वो किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में हुआ है, 73वां व 74वां। तो ये पूछा गया था आपको, तो वो उस समय आंसर थे नरसिम्हा राव, जो कि आर्थिक सुधारों में से ही था। और इसका सही आंसर हो जाएगा मनमोहन सिंह। आर्थिक सुधारों का जनक मनमोहन सिंह को कहा जाता है, जो कि 1991 में कौन सा मॉडल लेकर आए थे? ये लेकर आए थे एलपीजी मॉडल। एलपीजी का मतलब एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन और जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। तो ये जो मॉडल था, इसके लिए मनमोहन सिंह को भारत में आर्थिक सुधारों का जनक कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी, या इसे छिपी हुई बेरोजगारी क्या कहते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं, ये भी याद रखना। प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है, भारत में जो छिपी बेरोजगारी है वो किस क्षेत्र से संबंधित है, वो आप सभी को बताना है। तो जो छिपी बेरोजगारी का मतलब क्या होता है? छिपी बेरोजगारी ऐसी होती है जो बेरोजगार तो लोग होते हैं लेकिन वो दिखाई नहीं देते। सर कैसे होते हैं? तो ये ऐसे होते हैं जैसे ग्रामीण क्षेत्र में जो कृषि होती है, कृषि में जो मजदूर लगे होते हैं, जैसे एक घर में 6 लोग हैं, तो 6 अगर उसी खेती में लगें, उसी एक खेत में, तो भी उत्पादन उतना ही होगा। और अगर यहाँ से 6 लोग हट जाएं, 6 लोग कहीं पे नौकरी करने चले जाएं, तो बचे कितने? 4 लोग। अगर 4 लोग भी खेती में करें तो भी उतना ही उत्पादन होगा। तो इसके उत्पादन पर, खेत के उत्पादन पर किसी का जो मजदूर लगे हैं उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसे कहते हैं छिपी मजदूरी या छिपी हुई बेरोजगारी, क्योंकि जो 4 लोग उत्पादन कर रहे थे खेत में, वही अब 6 लोग कर रहे हैं, तो इससे दिखाई नहीं देती, पर ये क्या होती है? बेरोजगारी होती है। तो ये किस क्षेत्र में पाई जाती है? एक तो कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, दूसरी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो दूसरी ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। तो 1 और 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 1 और 2 किस में है? तो ये आपका डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। छिपी हुई बेरोजगारी जो दिखाई नहीं देती वही छिपी हुई बेरोजगारी होती है, लेकिन बेरोजगारी निश्चित तौर पर होती है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस उत्पाद को हरित स्वर्ण या ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? हरित स्वर्ण किसे कहा जाता है बताना है आप सभी को। ए ऑप्शन है बांस, बी ऑप्शन है कॉफ़ी, सी ऑप्शन है बासमती चावल, डी ऑप्शन है आम। याद रखिए आप सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बांस। बांस को हरित स्वर्ण क्यों कहते हैं सर?
तो इससे जो उत्पादन होता है, सबसे ज़्यादा उत्पादन इसमें कहाँ होता है? ये पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे ज़्यादा बांस की खेती होती है। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बांस की खेती होती है? तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में होती है। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग किस में किया जाता है? बांसुरी बनाने में। बांसुरी डलियाँ जो होती हैं, जो डलिया बनाने में किया जाता है। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? और इसका उपयोग किया जाता है फर्नीचर बनाने में। ये भी आपको याद रखना है। फर्नीचर सभी लोगों को पता होगा, फर्नीचर भी बांस से बनाए जाते हैं। और सजावटी वस्तुएं जो होती हैं, सजावटी वस्तुएं, उनमें भी इनका प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, बांस को हरित स्वर्ण या ग्रीन गोल्ड कहते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि बैंकों के नगद कोष अनुपात में कमी का प्रभाव होता है। अगर बैंकों का जो नगद कोष है, जो बैंकों का रुपया होता है, उसमें अनुपात में अगर कमी हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो बैंकों की आय में वृद्धि होगी। नगद जो कोष है उसके अनुपात में अगर कमी हो तो बैंकों की आय में वृद्धि होगी। बी ऑप्शन है आपका, बैंकों के द्वारा प्रतिभूतियों की मांग में वृद्धि होगी। सी ऑप्शन है आपका, बैंकों को साख प्रसार के लिए अधिक धन की उपलब्धि होगी। तो और डी ऑप्शन है आपका, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। क्योंकि जो बैंकों के नगद कोष अनुपात में कमी से बैंकों की आय में वृद्धि भी होती है। और एक चीज और है, बैंकों के द्वारा प्रतिभूतियों की मांग में भी वृद्धि होती है। क्योंकि जब पैसा कम होगा, कोष में पैसा कम होगा, तो मांग की निश्चित तौर पर मांग बढ़ेगी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है? ए ऑप्शन है आपका, सकल घरेलू उत्पाद। बी ऑप्शन है जनसंख्या। सी ऑप्शन है खाद्यान्न। डी ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय। तो हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी से। तो चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायत की सरपंच का चुनाव कैसे होता है? ए ऑप्शन है आपका, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। बी ऑप्शन है पंचायत के पंचों के द्वारा। सी ऑप्शन है आपका, राज्य सरकार के द्वारा मनोनयन। एक ऑप्शन मिस है, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, जिलाधीश के द्वारा मनोनयन से। तो जो पंचायत का सरपंच है उसका चुनाव पूछा है। अगर यहीं पूछे जो पंचायत में प्रधान होता है, जो पंचायत का अध्यक्ष होता है, प्रधान का चुनाव कैसे होता है? तो पंचायत में प्रधान का चुनाव होता है, वो होता है प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा। ये भी आपको याद रखना है, प्रत्यक्ष जनता द्वारा होता है, जो कि निर्वाचन होता है, आप सभी को पता होगा। और जो सरपंच का चुनाव होता है वो जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सदस्य चुने जाते हैं, पंचायत के सदस्य, इन सदस्यों के द्वारा ही पंचायत के जो सरपंच का चुनाव होता है, जो कि होते हैं पंच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, पंचायत के जो पंच होते हैं, इन पंचों को ही सदस्य कहते हैं। तो इनके द्वारा ही एक सरपंच का चुनाव होता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति को निम्नलिखित आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है तो उसमें आपसे पूछा जाता है कि किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। ए ऑप्शन है आपका, सिद्ध कदाचार। बी ऑप्शन है असमर्थता। सी ऑप्शन है संविधान के अतिक्रमण या उल्लंघन पर। डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप सभी बताइएगा। जो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग होता है, तो महाभियोग में जो शामिल होते हैं तो वो सभी सदस्य शामिल होते हैं राज्यसभा के, ये भी आप याद रखना, राज्यसभा और प्लस लोकसभा की सभी सदस्य शामिल होते हैं सभी। और यहीं पे अगर बात करें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करें तो जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होते हैं वो केवल निर्वाचित सदस्य ही शामिल होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। जो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है
वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल नहीं होते हैं। लेकिन अगर महाभियोग की बात आए तो राष्ट्रपति के जो महाभियोग होता है वो जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो तो भाग लेते ही हैं, लेकिन जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भी भाग लेते हैं, और निर्वाचन में केवल निर्वाचित सदस्य। तो जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है वो सिर्फ सी ऑप्शन आपका सही होगा। काफ़ी लड़कों ने डी दिया होगा, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है वो केवल और केवल संविधान के अतिक्रमण या उल्लंघन पर ही लगाई जा सकती है। याद रखिए, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट रखिए इसका। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, किस तथ्य पर आधारित है प्रजातंत्र, बताना है आप सभी को। ए ऑप्शन है संविधान लिखित है, बी ऑप्शन है यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, सी ऑप्शन है जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार है, डी ऑप्शन है आपका यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो इसका तो सीधा संबंध होगा नहीं, और इसका भी सीधा संबंध नहीं हुआ, क्योंकि लिखित संविधान से प्रजातंत्र से क्या तात्पर्य है, कुछ नहीं। और जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं ये तो राज्य इंपॉर्टेंट करते हैं, तो ये तो हो नहीं सकता। और मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार तो प्रदान किए गए हैं, वो संविधान की बात है, लेकिन यहाँ पूछा है प्रजातंत्र। तो प्रजातंत्र का मेन मोटिव क्या होता है, तो वो होता है जनता को चुनना सरकार को, और सरकार को चुनी हुई सरकार को बदलना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। क्योंकि यहाँ पर जो भी सरकार में जो चुन के जाता है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुन के जाता है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री का हम चुनाव करते हैं, हमारे जो देश में प्रधानमंत्री ही कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है, तो प्रधानमंत्री को हम जनता द्वारा चुना जाता है। तो इसीलिए ये प्रजातंत्र है, क्योंकि राजतंत्र में तो हम चुनते नहीं। अगर हमारा एक कोई राजा होता तो उसे हम बार बार वोट थोड़ी देते हैं, उसका तो राजा, राजा के बाद राजा का पुत्र राजा, उसके बाद उसके पुत्र का पुत्र राजा। तो ये कोई प्रजातंत्र नहीं हुआ, ये हुआ क्या, राजतंत्र। तो प्रजातंत्र में जनता द्वारा सरकार को चुना जाता है और उससे बदलने का भी अधिकार होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा केवल भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध है। तो भारतीय नागरिकों को कौन सा उपलब्ध है आपको बताना है। तो ए ऑप्शन है विधि के समक्ष समानता, बी ऑप्शन है अवसर की समानता, सी ऑप्शन है धर्म की स्वतंत्रता, डी ऑप्शन है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो मैं आपको बता दूं, तो जो भारतीयों को उपलब्ध जो अधिकार है, मौलिक अधिकार, वो कौन से हैं, वो है आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। ये जो आर्टिकल हैं ये केवल भारतीयों को ही प्राप्त हैं। तो इसमें बताइए आप सभी कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अवसर की समानता। सही आंसर हो जाएगा, जो सार्वजनिक सेवा योजना के संबंध में है, ये याद रखिएगा। चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख के चलिए, क्योंकि इससे आपके 4 से 5 कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि वो प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, ये अलग है, स्वतंत्रता ये भी अलग है, समानता एवं भ्रातृत्व की का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। तो इसमें सबसे पहले बताना है आपको न्याय, जो संविधान की प्रस्तावना है इसमें कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है। तो न्याय कितने हैं, तो न्याय हैं आपके 3। कौन से न्याय 3 हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, और एक कौन सा हो गया, एक हो गया राजनीतिक न्याय। तो 3 न्याय हो गई। स्वतंत्रता हमारी कितनी है, स्वतंत्रता हमारी 5 हैं, ये भी आपको याद रखना है। स्वतंत्रताएं हमारी 5 दी गई हैं, और ये 5 स्वतंत्रताएं कौन कौन सी दी गई हैं, तो 5 जो स्वतंत्रता है वो है, एक विचार स्वतंत्रता, एक अभिव्यक्ति, एक धर्म की, एक विश्वास की, एक उपासना की, ये 5 स्वतंत्रताएं आपकी दी गई हैं। समानता की अगर बात करें तो 2 प्रकार की समानताएं दी गई हैं। 2 प्रकार की समानताएं कौन सी हैं, तो आप बताइए। एक तो प्रतिष्ठा की समानता हो गई, एक अवसर की समानता हो गई। अगर भ्रातृत्व की बात करें तो ये क्या है, तो ये दिया गया है एक बंधुत्व का भ्रातृत्व, जो कि हमारा पूरा भारत है वो विश्व बंधुत्व की भावना के लेकर बनाया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पहले न्याय दिया गया है तो पहले क्या हो जाएगा 3,
तो 3 किसी में है नहीं, तो यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि न्याय 3, स्वतंत्रता 5, समानता 2 और भ्रातृत्व 1 हमारी प्रस्तावना में दिया गया है। यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपसे क्वेश्चन सीधा ये भी पूछा जाता है कि सब प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय उल्लिखित हैं, तो 3। अगर अलग से क्वेश्चन पूछेगा तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, तो स्वतंत्रताएं हमें 5 प्रकार की हैं, समानताएं हमारी 2 प्रकार की हैं, और भ्रातृत्व की बात करें तो ये 1 प्रकार की है। वो क्या है? विश्व बंधुत्व की भावना। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। अगर ये सीधा ऐसा नहीं आया तो ये अलग अलग करके टुकड़ों में भी आ सकता है, तो आप याद रखिए, मैंने सभी बता दिया आपको पांचों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि ऊर्जा के विकल्प के रूप में किस रूप को स्वीकारा जाता है, तो किस रूप से हमें ऊर्जा मिलती है वो आप सभी को बताना है। ए ऑप्शन है भूगर्भीय ऊर्जा, सी ऑप्शन है प्राकृतिक गैस, सी ऑप्शन है हाइड्रोजन और डी ऑप्शन है पेट्रोलियम। तो ऊर्जा के विकल्प के रूप में किस रूप को स्वीकारा जाता है, आप सभी बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन, क्योंकि ये सबसे स्वच्छ ऊर्जा है, इसीलिए ऊर्जा के विकल्प के रूप में स्वीकारा गया है, और इसे भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। ये भी आप याद रखिए, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। ये भी आप याद रखिए, क्योंकि यहाँ से आ जाता है क्वेश्चन कि भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता। ए ऑप्शन है विटामिन ए, बी ऑप्शन है प्रोटीन, सी ऑप्शन है एंजाइम, डी ऑप्शन है हार्मोन। तो आप सभी बताइएगा किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता। तो इन सभी का निर्माण होता है, क्योंकि प्रोटीन का, हार्मोन का और एंजाइम का। जो विटामिन ए है ये हमारे शरीर में निर्माण नहीं होता। विटामिन की हमें निश्चित रूप से पर्याप्त मात्रा में डेली आवश्यकता होती है, जो कि हमारे शरीर में स्टोर नहीं रहती हैं, और ये ना ही हमें ऊर्जा प्रदान करती हैं। विटामिन की अगर बात करें, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन हमें ऊर्जा प्रदान करता है, तो ये जो विटामिन है ये ऊर्जा प्रदान नहीं करती हैं। ये हमें जैसे कटे फटे के लिए जो हमारी रिपेयरिंग होती है त्वचा की, उसके लिए विटामिन आवश्यकता होती है। तो यहाँ से याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु था। ए ऑप्शन है भेड़, बी ऑप्शन है ऊलक, सी ऑप्शन है खरगोश, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो सफल क्लोन बनाया गया था सबसे पहले, वो किसका बनाया गया था? इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आप सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भेड़। तो जो सफल क्लोन था सबसे पहले, तो ये भेड़ का जो क्लोन बनाया गया था, ये कब बनाया गया था? तो ये सन 1996 में बनाया गया था। और इस भेड़ का नाम क्या था? तो इस भेड़ का नाम भी याद रखना, डाली नाम की भेड़ थी। इसका सबसे पहले सफल क्लोन बनाया गया था और सन 1996 में बनाया गया था, ये भी याद रखिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा आज का अगला प्रश्न है, दूध का औसत पीएच मान होता है। तो दूध का जो औसत पीएच मान होता है वो कितना होता है, आप सभी बताइएगा। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। ए ऑप्शन है आपका 6.1, बी ऑप्शन है 6.6, सी ऑप्शन है 8.0, डी ऑप्शन है 7.4। तो एक तो मैं बात करता हूं अगर दूध की, तो दूध कैसा होता है? दूध होता है अम्लीय। ये भी आपको याद रखना है, दूध अम्लीय होता है। तो अम्लीय होगा तो ये दोनों तो पीएच होंगे नहीं, क्योंकि ये क्षारीय पीएच हैं। पीएच की अगर बात करें, अगर 7 से नीचे है तो अम्लीय होगा, और 7 से ऊपर है तो क्षारीय। तो पीएच दूध होता है अम्लीय। तो ऐसे आप ऑप्शन टैली करके भी आंसर दिया जा सकता है, आप कोशिश किया करें, क्योंकि इससे आसानी होती है। इससे हमारे 2 ऑप्शन सीधे कट गए। तो अब हमें 2 ऑप्शन देखने हैं। तो दूध में एक चीज़ और याद रखनी है, अगर दूध में पूछे दूध में क्या होता है, तो इसमें क्या होता है? तो इसमें होती है लैक्टोज शर्करा। ये भी आपको याद रखना है, लैक्टोज शर्करा होती है इसमें दूध में। और दूध का जो औसत पीएच होता है वो होता है आपका 6.6। ये याद रखिए। ये औसत पीएच इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि जो दूध का पीएच होता है वो 6.4 से लेकर 6.8 तक होता है। तो इसे औसत पीएच पूछा गया है इसके बीच का, तो इसके बीच का हो जाएगा 6.6, याद रखिएगा।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। ए ऑप्शन है आपका पूर्व, बी ऑप्शन है पश्चिम, सी ऑप्शन है उत्तर, डी ऑप्शन है आकाश। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा, ये 9th 10th की क्लास में है, एनसीईआरटी में भी है और एससीईआरटी में भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर दिशा। जो भी चुंबकीय सुई है वो हमेशा उत्तर दिशा में ही संकेत करती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है आज का, अगला प्रश्न है कि जयद्रथ वध किसकी रचना है। अरे ये हिंदी की क्वेश्चन ले लिए, सॉरी ये हिंदी के होंगे क्वेश्चन ये, क्योंकि ये हिंदी तो आपके सिलेबस में इस जीके मॉडल पेपर में तो है नहीं, तो मॉडल पेपर में आपके हिंदी है, तो कुछ क्वेश्चन हिंदी के भी टाइप हो गए। तो इसमें जयद्रथ वध किसकी रचना है, तो आप सभी बताइएगा। तो मैं हिंदी की या स्किप कर दूं या फिर रखूं, बताइएगा आप सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। ये जयद्रथ वध जो रचना है वो मैथिली शरण गुप्त की है। ये भी आप याद रखिए, क्योंकि ये रचनाएं भी आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो मैं बता देता हूँ। अगर मैं बात करूँ किसकी, जयशंकर प्रसाद की, तो जयशंकर प्रसाद की रचनाएं क्या हैं, तो इनकी रचना है कानन कुसुम। कानन कुसुम, ये भी आप याद रखिए, ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी रचना है, तो इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। एक तो हो गई तुलसीदास, एक हो गई आपकी आराधना, एक हो गई बेला, एक हो गई गीत कुंज, एक हो गई संध्या, एक हो गई अनामिका, परिमल। इनकी तमाम रचनाएं हैं, ये भी आप याद रखिए। और सुमित्रा नंदन की क्या हैं, इनकी हैं ग्राम्या, ग्रंथि, लोकायतन, उच्छ्वास, अमिता, उत्तरा। चलिए चलते हैं हिंदी के क्वेश्चन में छोड़ ही देता हूँ। एक बार फिर से मैं कहता हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। तो ये भी हमारे हिंदी के प्रश्न हैं। यहाँ से आपके जीके जीएस के प्रश्न हैं, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। तो टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है आपका युवराज सिंह, बी ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, सी ऑप्शन है ब्रायन लारा, डी ऑप्शन है एडम गिलक्रिस्ट। तो टेस्ट ऑफ माई लाइफ तो ये हो जाएगी आपकी युवराज सिंह की पुस्तक। ये कई बार पूछी जा चुकी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। और सचिन तेंदुलकर की बात करें तो इनकी क्या है, तो इनकी है प्लेइंग एट माई वे। याद रखना, प्लेइंग एट माई वे, इनकी भी याद रखना, सचिन तेंदुलकर की। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। बताओ, अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कौन सा है, बताइएगा आप सभी। तो जो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस, ए ऑप्शन है आपका 1 दिसंबर, बी ऑप्शन है 3 दिसंबर, सी ऑप्शन है 25 दिसंबर, डी ऑप्शन है 31 दिसंबर। तो राष्ट्रीय विकलांग दिवस कौन सा होगा। 1 दिसंबर की अगर बात करें तो 1 दिसंबर को क्या है, 1 दिसंबर को आपका एड्स दिवस है। ये भी आप याद रखिए, एड्स दिवस 1 दिसंबर को है आपका, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आ सकता है। और अगर राष्ट्रीय विकलांग दिवस की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस आपका 3 दिसंबर को हो जाएगा। इसका सही आंसर बी होगा। चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्न गैसों में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है जो पूछी है, ए ऑप्शन है आपका CO2, बी ऑप्शन है CH4, सी ऑप्शन है आपका NO2, डी ऑप्शन है O2। सभी को पता होगी क्योंकि काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अगर यहाँ से मैं बता दूं, अगर ग्रीन हाउस गैसों की बात करें तो अगर सबसे ज़्यादा कौन सी होती है, सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट करती है, वो है आपकी CO2, जो कि अकेले 55% होती है ग्रीन हाउस गैसों में। तो ये भी आप याद रखिए कि सबसे ज़्यादा की अगर बात करें तो CO2 हो जाएगी, जो कि 55% है।
और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये हमारे श्वसन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट गैस है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो ये मान लो कि मानव जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती, क्योंकि ऑक्सीजन से ही तो सभी जिंदा हैं। मानव जीवन तो क्या, पेड़ पौधे भी नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्हें भी श्वसन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो और यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है, अगर आपसे पूछे कि पेड़ पौधे श्वसन के दौरान कौन सी गैस लेते हैं, तो वो भी ऑक्सीजन ही लेते हैं। जो श्वसन के दौरान, ये याद रखना, श्वसन अगर पूछे तो जो हम श्वसन के लिए ऑक्सीजन लेते हैं वही पेड़ पौधे भी लेते हैं। और अगर बात करें, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं वो जब भोजन बनाते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, उस समय कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं। और अगर बात करें श्वसन की, तो श्वसन के समय वो भी ऑक्सीजन ही लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसीलिए रात को जब भोजन बनाने की प्रक्रिया नहीं होती, क्योंकि जो भोजन बनाएंगे पेड़ पौधे वो तो बनाएंगे दिन में, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट की आवश्यकता होती है, तो सनलाइट तो रात में मिलेगी नहीं, तो इसीलिए मना किया जाता है कि रात को पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि हम भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे और पेड़ पौधे भी रिलीज करेंगे, तो उस क्षेत्र में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिससे रात में आपके दम घुटने की समस्या भी आ सकती है। तो यहाँ से याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि चिपको आंदोलन संबंधित है, तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? काफ़ी आसान है। ए ऑप्शन है पादप संरक्षण, बी ऑप्शन है बाघ परियोजना, इससे तो होगा नहीं, सी ऑप्शन है पादप प्रजनन, और सी ऑप्शन है घड़ियाल परियोजना, तो इससे भी नहीं होगा। तो ये दो बचे हैं, तो पादप प्रजनन से तो मतलब था नहीं, तो चिपको आंदोलन का मतलब किससे था? पादप संरक्षण से, क्योंकि जब पेड़ काटे जा रहे थे तो पेड़ों को बचाने के लिए ही आपका चिपको आंदोलन चलाया गया, जो कि पर्यावरण संरक्षण या पादप संरक्षण से संबंधित है। और चिपको आंदोलन का अगर मैं बात करूं, तो चिपको आंदोलन जो चला था वो कब चला था? तो ये 1973 में चला था, ये भी आपको याद रखना है। और इस चिपको आंदोलन किसने चलाया था? तो ये चलाया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। और सुंदरलाल बहुगुणा जो थे वो उत्तराखंड के चमोली ज़िले में इन्होंने चलाया था, ये भी आपको याद रखना है, उत्तराखंड के चमोली ज़िले में, याद रखिएगा। अगर बाघ परियोजना की बात करें तो ये भी 1973 में ही आई थी, ये भी याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो ए ऑप्शन है कोयम्बटूर, बी ऑप्शन है मदुरई, सी ऑप्शन है बेंगलुरु और डी ऑप्शन है चेन्नई। बेंगलुरु की बात करें तो इसे क्या कहते हैं? इसे भारत का उद्यान कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है, भारत का उद्यान। और मदुरई को क्या कहते हैं बताइएगा आप सभी? तो इसे क्या कहते हैं बताइएगा, जो कि मैंने कल ही बताया था, स्टैटिक जीके में भी बताया था, और मैंने जो जीके का मॉडल पेपर किया है उसमें भी मैंने कई बार मदुरई को बताया है। तो आप सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि मदुरई को क्या कहा जाता है। तो दक्षिण भारत के मैनचेस्टर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर, ये याद रखिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे छोटा देश है, दुनिया का सबसे छोटा देश, तो ये तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, सभी लोगों को पता होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा वेटिकन सिटी, तो इस पर ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करेंगे। अगला बताइए कि रामनाथ कोविंद भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? तो ए ऑप्शन है 16वें, बी ऑप्शन है 14वें, सी ऑप्शन है 12वें, डी ऑप्शन है 11वें। यहाँ पे आपको द्रौपदी मुर्मू को अभी बताना है, जो कि अभी हाल ही में हमारी राष्ट्रपति नियुक्त हुई हैं, तो इनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये कौन से नंबर की थी ये भी आपको बताना है। और उपराष्ट्रपति जो जगदीप धनखड़ हैं ये भी आपको बताना है, ये कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति थे, जगदीप धनखड़ जी बताना है। तो अगर रामनाथ कोविंद की बात करें तो ये 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे, और द्रौपदी मुर्मू तो ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति थी, और जगदीप धनखड़ की बात करें तो ये कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति थे? तो ये 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे, ये भी आपको याद रखना है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं
अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? जो नवपाषाण काल में जो गुफा चित्रकारी थी वो कहाँ मिलती है आपको बताना है। ए ऑप्शन है आपका अजंता की गुफाएं, बी ऑप्शन है उदयगिरी, सी ऑप्शन है मेहरगढ़ और डी ऑप्शन है भीमबेटका। तो आपको बताना है यहाँ इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भीमबेटका, जो कि कहाँ पर है, जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। यहाँ पर जो भारत में नवपाषाण कालीन गुफा चित्रकारी थी वो मिलती है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ से हमारी करंट अफेयर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, तो आप सभी करंट अफेयर भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अप्रैल 2022 में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन UNFAO और गैर सरकारी व गैर लाभकारी संगठन आवर डे फाउंडेशन द्वारा किन दो भारतीय शहरों को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 के रूप में मान्यता दी? तो आपको ये सारा क्वेश्चन याद नहीं रखना है, आपको केवल इतना याद रखना है जो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 बना है, क्योंकि इससे भी हमारा क्वेश्चन हल हो सकता है। तो आपसे सीधा भी पूछा जा सकता है कि ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड कौन सी नामित किए गए हैं, तो आपको बताना है। ए ऑप्शन है आपका बंगलुरु और सूरत, मुंबई और हैदराबाद, चेन्नई और विशाखापट्टनम, कोच्चि और भोपाल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, मुंबई और हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया गया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि अप्रैल 2022 में दीमा हसाऊ जिले में कई महापाषाण कालीन पत्थर के जार मिले हैं। दीमा हसाऊ जिला किस राज्य से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिए और स्क्रीनशॉट भी रखिए आप, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका असम राज्य में। याद रखिए, जो दीमा हसाऊ जिला है ये असम राज्य में स्थित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, 30 अप्रैल 2022 को G20 शिखर सम्मेलन का समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है? तो जो G20 शिखर सम्मेलन 2022 में हुआ, इसका समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है बताना है आप सभी को। तो ए ऑप्शन है आपका सुमन बेरी, बी ऑप्शन है हर्षवर्धन श्रृंगला, सी ऑप्शन है रेणु सिंह, डी ऑप्शन है AS ईश्वरप्पा। तो इसका जो समन्वयक नियुक्त किया गया है वो नियुक्त किया गया है हर्षवर्धन श्रृंगला को। एक चीज़ और याद रखनी है आपको, जो G20 की जो 2023 में जो बैठक होगी, जो 2023 में बैठक होगी, इसकी मेजबानी भारत द्वारा की जाएगी। अपने प्यारे भारत द्वारा इसकी मेजबानी 2023 में की जाएगी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन निश्चित तौर पर ही बनेगा, क्योंकि भारत में की जा रही है इसलिए बनने के चांस ज़्यादा हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि 22 अप्रैल 2022 को राजीव कुमार के इस्तीफे के बाद नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। तो नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है वो नियुक्त किया गया है आपके सुमन बेरी जी को, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा है कि अप्रैल 2022 में 100% डिजिटल बस लॉन्च करने वाला भारत का पहला शहर है। जो भारत का पहला शहर जिसने डिजिटल बस लॉन्च की है, इसका नाम क्या है? इस शहर का नाम क्या है? तो वो आपको बताना है। ए ऑप्शन है आपका बेंगलुरु, बी ऑप्शन है मुंबई, सी ऑप्शन है कोच्चि, डी ऑप्शन है हैदराबाद। तो इसका आंसर बताइएगा आप सभी, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई। और ये किसने लॉन्च की है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये तत्कालीन जब थे तो आदित्य ठाकरे जी थे, जो बाल ठाकरे के सुपुत्र हैं आदित्य ठाकरे, ये उस समय पर्यावरण मंत्री थे।
ये भी याद रखना है आपको। आदित्य ठाकरे ने इसे लॉन्च किया है, जो कि अब तो यहाँ पे तख्ता पलट हो गया है और महाराष्ट्र के सीएम अब कौन बन गए हैं, तो एकनाथ शिंदे अब महाराष्ट्र के सीएम बन गए हैं। तो ये उस समय अप्रैल के करंट अफेयर से लिया गया है, तो इसके लिए याद रखिएगा आप। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने इस वर्ष 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को समानता इक्वलिटी डे के रूप में मनाया है? तो डॉक्टर BR अंबेडकर की जयंती को एकता या समानता दिवस के रूप में किसने मनाया है? तो ए ऑप्शन है आपका तमिलनाडु, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है तेलंगाना, डी ऑप्शन है बिहार। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप सभी बताइएगा। BR अंबेडकर की जो जयंती है उसे समानता दिवस के रूप में किसने मनाया है? तो वो मनाया है आपके तमिलनाडु सरकार ने। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है MK स्टालिन। MK स्टालिन, ये भी आपको याद रखना है। MK स्टालिन जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, अप्रैल 2022 में किस प्रसिद्ध कवि को 31वें सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? बताइएगा आप सभी, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर बताइएगा आप सभी। तो जो 31वां सरस्वती सम्मान की घोषणा हुई है वो किसे हुई है? तो वो हुई है प्रोफेसर रामदरस मिश्र को, ये याद रखिए आप। और इनकी रचना क्या है? तो इनकी रचना क्या है? इनकी रचना है मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो यहाँ हूँ। ये इनकी रचना है, इनका उपन्यास है मैं तो यहाँ हूँ। इसके लिए इन्हें 31वां सरस्वती सम्मान दिया गया है। अगर मैं सरस्वती सम्मान की बात करूँ तो इसमें कितने रुपए की धनराशि मिलती है? तो इसमें मिलती है 15 लाख रुपए की धनराशि, ये भी आपको याद रखना है। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। अगर मैं बात करूं 30वें की, तो 30वां किसे मिला था? तो वो 30वां मिला था सरल कुमार लिम्बाले को। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में उत्तर प्रदेश के किस शहर को इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड के तहत 4 श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ए ऑप्शन है आपका प्रयागराज, बी ऑप्शन है आगरा, सी ऑप्शन है वाराणसी, डी ऑप्शन है गोरखपुर। गोरखपुर होगा इसका। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो 4 अवार्ड दिए गए हैं 4 श्रेणियों में, वो दिए गए हैं आपके वाराणसी को। ये भी याद रखिए, जो कि PM मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, तो यहाँ काफ़ी विकास हो रहा है, तो इसलिए याद रखिए। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 में किस राज्य सरकार द्वारा हिम प्रहरी योजना शुरू करने की घोषणा की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि योजनाएं आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसलिए वो इंपॉर्टेंट योजनाएं मैं लेकर आया हूं जो कि निश्चित तौर पर पूछी जाएंगी। तो ए ऑप्शन है आपका अरुणाचल प्रदेश, बी ऑप्शन है उत्तराखंड, सी ऑप्शन है सिक्किम, डी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप सभी बताइएगा। जो हिम प्रहरी योजना है ये शुरू की है आपके उत्तराखंड राज्य में, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उत्तराखंड की अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन है? पुष्कर धामी, पुष्कर धामी, याद रखिएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, अप्रैल 2022 में जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा है? ए ऑप्शन है आपका ब्राज़ील, बी ऑप्शन है वियतनाम होगा, यहाँ पे टाइपिंग एरर है, वियतनाम, सी ऑप्शन है बोलीविया, डी ऑप्शन है इक्वाडोर। तो जंगली जानवर हैं उन्हें कानूनी अधिकार किसने दिया है? तो ये दिया है इक्वाडोर ने। और इक्वाडोर कहाँ है? ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, साउथ अमेरिकन महाद्वीप में, याद रखिए। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जो एक देश है इक्वाडोर, इसने जो जंगली जानवर हैं उन्हें कानूनी अधिकार दिया है और ये विश्व का पहला देश बन गया है, ये याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। ये थे हमारे 50 क्वेश्चन जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन थे आपके। तो आज का जीके का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।
और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ अगले दिन। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार, बाय।